Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss here research ethics. So before starting this lecture, you have to do only one thing is please like this video and subscribe to commerce.com for all valuable lectures and content. So let's just begin with the very first slide which is research ethics. So research ethics बिल्कुल normal life में जो हम values और ethics की बात करते हैं उनसे कुछ अलग है, लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम है कि हमें गलत चीज़ें प्रमोट नहीं करनी, गलत तरीके से काम नहीं करना, राइट, कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमें एथिक्स बताते हैं। इसी तरह जो रिसर्च में एथिक्स होते हैं वो भी एक रिसर्चर को यही बताते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है एंड आप ऐसा क्यों करोगे, राइट। जैसे कि एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये करना तो है लेकिन क्यों, तो रिसर्च एथिक्स उसका भी जवाब देते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे। ओके, सो रिसर्च एथिक्स बेसिकली क्या डील करते हैं, किस चीज़ से डील करते हैं, वो डील करते हैं स्पेशली प्रॉब्लम्स के साथ। जो आप रिसर्च करते टाइम आपके सामने जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन इन रिसर्च, तो उनका जो एक सोल्यूशन होगा कि जैसे आप डेटा कलेक्ट करो वहाँ पर आप नाम नहीं दे रहे हो तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस देनी है। अगर कहीं से किसी बुक से या किसी जर्नल से आप डेटा को एज इट इज़ ले रहे हो तो ये हो गया। एंड रिसर्च एथिक्स हेल्प करते हैं रिकॉन्साइल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं तो वहाँ पर रिसर्च एथिक्स हेल्प करते हैं एक रिसर्चर की। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि कौन से अनएथिकल बिहेवियर हैं जिनकी वजह से हमें रिसर्च एथिक्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। तो वो सारे अनएथिकल बिहेवियर हो सकते हैं, उनमें से कुछ यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ सस्पिशियस डेटा, यानी कि एक ऐसा डेटा जो कि गलत है, जाली है, नकली है, तो उस डेटा को आप क्रिएट कर रहे हो और वहाँ से इन्फ्रेंस निकालने की भी कोशिश कर रहे हो, यानी कि रिजल्ट भी उसी गलत डेटा से निकाल रहे हो। दैट मीन्स ये एक अनएथिकल बिहेवियर है। एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, फॉल्सिफिकेशन के टाइम पे मतलब क्या करते हो आप कि जो डेटा है या मटेरियल है उसकी प्रोसेस है उसको गलत, यानी कि उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दो या उसमें कुछ भूल कर दो कि जो पूरा डेटा था उसमें से कुछ चीज़ों को गायब कर देना, दैट मीन्स ओमिशन। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप रेलिवेंट डेटा को रखते हो दैट मीन्स ओके, लेकिन आप रेलिवेंट डेटा को ही वहाँ से हटा देते हो अपने अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा फॉल्सिफिकेशन। ओके, एंड मल्टीपल अथॉराइजशिप, तो उसका मतलब ये है कि जैसे कोई रिसर्च बनाई, अब रिसर्च के अंदर आपके दोस्त ने या आप जैसे जानते हो आपने उसका भी नाम दे दिया, दैट मीन्स उस रिसर्च पेपर के मार्क्स आप दोनों को मिलेंगे। अगर ऐसा करते हो यानी कि एक ऐसे इंसान को आप क्रेडिट दिलाते हो रिसर्च का, असाइनमेंट का, जिसने उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया या बहुत मिनिमम सा एक एफर्ट दिया था या नहीं भी दिया था, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल अथॉराइजशिप। तो ये गलत चीज़ है कि आपने ऐसे ही उसका नाम दे दिया और उसको उसका बेनिफिट मिलेगा आगे। तो ये हो गया कि आपने एक रिसर्च पेपर बनाया और उसका नाम दे दिया, तो दोनों का एक एक रिसर्च पेपर माना जाएगा। एंड उसने बनाया तब आपका नाम दे दिया, तो दोनों के दो दो रिसर्च पेपर हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, अनएथिकल है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ओके, देन प्लेगरिज्म, उससे पहले है डुप्लीकेट पब्लिकेशन, कि आपने एक बार कोई रिसर्च पेपर बनाया, एक बार उसे किसी जर्नल में पब्लिश कर दिया, देन उसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक ही रिसर्च को आप अलग अलग जगह दिखा रहे हो, दैट मीन्स अलग अलग बार रिप्रेजेंट या पब्लिश कर रहे हो, दैट मीन्स ये एक अनएथिकल बिहेवियर है, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। एंड प्लेगरिज्म तो हमें पता ही है कि इट इज़ अ रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन एंड स्टीलिंग ऑफ पब्लिकेशन, जब आप दूसरे की किसी डेटा को चुरा लेते हो। चुराने का मतलब अलग अलग है कि आपने उसका डेटा लिया, अपनी रिसर्च में यूज़ किया, दैट्स ओके, अगर आप उसके साथ रेफरेंस देते हो उसकी। लेकिन अगर आप उस डेटा को उठाकर एज इट इज़ अपनी रिसर्च में रखते हो और उसे बताते हो कि ये मेरा
पर्सनल, मेरा खुद का ओरिजिनल वर्क है, तो वो हो जाएगा प्लेगरिज्म, जो कि बहुत गलत है एक रिसर्च के अंदर। ओके, आप उसकी लैंग्वेज, थॉट्स, आइडिया या एक्सप्रेशन को चुराते हो, दैट मीन्स आप प्लेगरिज्म कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो या अनएथिकल बिहेवियर। ओके, सो अब टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या है? इंट्रा कॉर्पोरल, एक्स्ट्रा एंड ऑटो। तो इंट्रा के अंदर क्या है? व्हेन अ स्टूडेंट हैज़ कॉपीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, आप अपने ही किसी साथ वाले की कॉपी कर रहे हो, दैट मीन्स इंट्रा। एंड एक्स्ट्रा के अंदर आप कहीं बाहर से कॉपी कर रहे हो। एंड ऑटो के अंदर क्या है? यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने किसी का डेटा लिया, अपनी रिसर्च में डाला और उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं दी या उसे रेफरेंस नहीं दी, दैट मीन्स आप ऑटो प्लेगरिज्म कर रहे हो। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ रिसर्च एथिक्स का, कि रिसर्च एथिक्स क्या है एंड उसके अनएथिकल बिहेवियर कौन से हैं। सो अब एथिकल बिहेवियर कौन कौन से होने चाहिए, अनएथिकल की बात हमने कर ली। तो एथिकल बिहेवियर या फिर गाइडलाइंस जो दी गई हैं रिसर्च से रिलेटेड, वो क्या है? फर्स्ट वन, ऑनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि जो आप रिसर्च करोगे वो एकदम ऑनेस्ट हो, आपका डेटा एकदम क्लियर हो, जो मेथड्स आपने यूज़ किए हैं वो अच्छे से ऑनेस्ट होकर यूज़ करो। ओके, एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो आपकी एक जवाबदेही भी बननी चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो आपने डिज़ाइन बनाए या डेटा एनालाइज किया, रिप्रेजेंटेटिव जो आपने रिप्रेजेंट किया डेटा को, तो वहाँ आपकी एक जवाबदेही होनी चाहिए। एंड इंटीग्रिटी के अंदर क्या है? एक्टिंग विद सिंसियरिटी, स्ट्राइविंग ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ थ्रो एक्शंस, तो किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो और साथ में आप ठीक से पूरी रिसर्च को आप कंडक्ट करो। नेक्स्ट, केयरफुलनेस, अब यहाँ पर आप कोई एरर ना करो, केयरलेस होकर कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने चाहिए थे, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए थे, उनमें कोई गड़बड़ ना हो, तो केयरफुल होकर अपनी रिसर्च बनाएं। देन ओपननेस इन शेयरिंग डेटा, अगर आप ये नहीं कि आप अपने डेटा को छुपाने की कोशिश करें, उसे पब्लिक में आगे फर्दर यूज़ के लिए आने दें, यानी कि ओपननेस होनी चाहिए। और अगर उसका कोई क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, दैट मीन्स उसे ये नहीं है कि आप उसका क्रिटिसिज्म ना होने दें, तारीफ अगर आपकी हो रही है दैट ओके, बट आप क्रिटिसिज्म से बचना चाहें तो ऐसा नहीं होता। ओपननेस होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही आगे फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। सो ओपननेस होनी चाहिए, रिसर्चर अपनी रिसर्च के अंदर रखे। एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर किसी ने कोई पेटेंट, कॉपीराइट ये सब करवाए हैं, तो आप ये नहीं कि उसकी चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉड के थ्रू, तो रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की। एंड फेयर ट्रीटमेंट विद कलीग्स ऑल्सो, यानी कि साथ में जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं रिसर्च में, तो उनकी भी एक रिस्पेक्ट पूरी होनी चाहिए। ओके, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, सो कॉन्फिडेंशियल हो इन कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेसी इशू। अगर जैसे आप रिसर्च कर रहे हो और वहाँ पर आप डेटा एकदम पर्सनल, किसी इंसान की पूरी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पर आप दे दो, उसकी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान ही ना रखो, तो ये भी गलत चीज़ हो जाएगी। सो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च में कोई चीज़ डाल भी रहे हो किसी व्यक्ति से रिलेटेड, किसी पर्सन से, तो उससे पूछो कि हम ये चीज़ आपके बारे में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, बता सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, देन रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, तो जब आप चीज़ें पब्लिश करवाओ, उसमें एम क्या हो आपका? सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट करना, आपका ये एम होना चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। देन अवॉइडिंग वेस्टफुल एंड डुप्लीकेशन ऑफ पब्लिकेशन, जो हमने अभी बात की थी अनएथिकल बिहेवियर की, वहाँ यही था कि एक चीज़ को बार बार पब्लिश करवा देना। ओके, सो ऐसा ना हो, अवॉइड करो वेस्टफुल यानी कि बकवास, जो आपने अगर आपको लगता है कि काम की नहीं है तो उसे रहने दो। एंड डुप्लीकेट भी आप पब्लिश ना करवाओ। ओके, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप भेदभाव करते हो यानी कि उसकी कास्ट, कलर और जेंडर के अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत है।
अगर आप किसी कलीग या स्टूडेंट के साथ ऐसा करते हैं तो। देन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये नहीं कि आपने जो रिसर्च बना दी अब उसका बेस्ट वर्जन नहीं आना चाहिए, आप उससे रिलेटेड कोई भी रेफरेंस या बिब्लोग्राफीज ना दें ताकि वो आगे लोग उसको और अच्छा ना कर पाएँ और रिसर्च पेपर उसके ना बन पाए, जर्नल्स ना बन पाए, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग सीखते रहना ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। सो यू हैव टू enhance competitiveness and accept this fact. Okay, last one and next one is assuring legalities, all the legal issues and relevant laws to be fulfilled in your research. अगर कोई लॉ है जो अगर आपकी रिसर्च के थ्रू टूट रहा है तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ एनिमल केयर। अब जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च है जो उन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। ओके, सो दीज आर सम ethical behaviors and code of conduct in the research. So now we are going to benefits of observing ethics in research, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी रिसर्च एथिक्स की और उसके बेनिफिट क्या है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग एम्स ऑफ रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च के मेन एम है यानी कि सोसाइटी में डेवलपमेंट करना, नए नॉलेज को एनहांस करना, तो वो एम पूरे होते हैं एथिक्स के थ्रू। यानी कि अनएथिकल अगर आप रिसर्च करोगे तो ये एम पूरे नहीं होंगे। एंड तो एथिक्स हेल्प करते हैं प्रमोटिंग द एम ऑफ रिसर्च सच एज ब्रिंगिंग आउट द ट्रूथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एरर। ओके, अवॉइड करते हैं एरर्स को और ट्रूथ को, जो सच्चाई है या जो नई चीज़ें हैं, इनोवेशन है, उसे आगे लाने में। इट प्रमोट्स द वैल्यू दैट आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव वर्क, और साथ ही साथ जैसे अगर आप अपने कलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, तो उससे क्या होगा, कोलैबोरेटिव वर्क होगा, ट्रस्ट होगा। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से क्रिएट होगी, जब आपकी रेलिवेंट होगी रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी होगी आपकी रिसर्च के अंदर, तो यहाँ से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस आएगी रिसर्च के अंदर। देन इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू पब्लिक एंड सोसाइटी। सो जर्नल में पब्लिकेशन के टाइम पे जो रिसर्च के एथिक्स है उनको ध्यान में रखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होगी, और साथ में क्या होगा, पब्लिक और सोसाइटी दोनों में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी, यानी कि उसकी जवाबदेही होगी रिसर्चर की। ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्प इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट, और इसके साथ ही पब्लिक सपोर्ट भी क्रिएट होगा एंड विच रिटर्न कैन हेल्प इन गेटिंग पार्टिसिपेशन। अब जब रिसर्च आप सामने वाले की, जैसे कि हमने प्राइवेसी की बात की थी, अगर उसको ध्यान में रखकर कर रहे हो सो डेफिनेटली वो भी आपके साथ अपनी इच्छा से विलिंगफुली पार्टिसिपेट करेगा रिसर्च में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लर्न वेरी वेल एंड प्लीज़ like this video and share with your all friends and subscribe to commerce.com. We will meet in our next video. Till then, keep learning, keep growing, and don't forget to subscribe commerce.com. Thanks for watching.